चलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करें। आज हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करना था। तो बेसिकली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर जो देखेंगे आप, उसमें चार चीजें आपको पढ़नी है। चार प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है डिटेल में। एक है एटॉमिक रेडियस, दूसरा है नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन आने वाला है इसमें। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है उसका एप्लीकेशन आएगा। ये सब फाइंड करने के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट लगने वाला है ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं जो अपने आप को रिपीट करे, एक ट्रेंड को रिपीट करे, है ना। किस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जेड इफेक्टिव पे। आपको दूंगा क्वेश्चन तो पता लग जाएगा। क्वेश्चंस देंगे जेड इफेक्टिव पे, आपको जेड इफेक्टिव फाइंड करने बोला जाएगा। मोस्टली स्क्रीनिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन पूछा जाता है ना। सेकंड होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। तीसरा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और चौथा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेसिकली आप पूरे चैप्टर में ये चार पार्ट का पीरियोडिसिटी आप पढ़ेंगे, है ना। और इसके अलावा लास्ट में एक दो पेज पे आपको कुछ और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दिया जाता है, जैसे कि ऑक्सी एसिड और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो छोटे मोटे दो चार प्रॉपर्टीज और बच जाते हैं, लेकिन ये मेन चार पार्ट जो है, ये चार चीजें हैं, यही हमें पढ़ना है। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन चार चीजों से चैप्टर आपका बना हुआ है। और इन चारों पे हम लोग मोस्टली दो दो क्लास लेके 8 क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। एक दो क्लास लग सकते हैं आगे पीछे थोड़े, बाकी के कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए, ठीक है। डिस्कशन क्लास कब होगा मैं बताऊंगा, डिस्कशन क्लास के बारे में लूंगा। जो आपको शीट्स दिया उसका डिस्कशन करना है ना, वो भी लेंगे। सब लोगों ने वो सॉल्व कर लिया क्या, जो मैंने शीट्स दिया था? सेकंड डीपीपी जो दिया था वो सॉल्व कर लिया? पहला तो डिस्कस कर लिया, उसी तरह दूसरा भी सॉल्व कर लिया सबने? ठीक, तो उसका भी डिस्कशन ले लूंगा, ठीक है। चलिए आज यहां स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूंगा कब लेने वाला हूं, आप तब तक सॉल्व, जिसने नहीं किया वो सॉल्व करके। एंड नाइन्थ का मेगा टेस्ट, यस 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 यस, नाइन्थ का मेगा टेस्ट। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चार हैं, फटाफट लिखो और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब ना मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा और आपको मेरे स्पीड के साथ थोड़ा कोप अप करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा फास्ट बनना पड़ेगा। तो ये चार प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिख लो फटाफट, आगे बढ़ो। नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट लो और फिर लिखते जाओ, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स कुछ है, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये सब भी छोटे मोटे टॉपिक है जो एक दो दिन में ये भी खत्म होता है ना। तो टोटल चार टॉपिक हमें यहां पढ़नी है। तो सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस। ध्यान से समझना, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। तो अगर एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो सबने क्लास 9 व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब होता है ऐसी चीजें जो पीरियड का मतलब क्या होता है, एक समय के बाद अपने आप को रिपीट करे।
तो ऐसी ट्रेंड, ऐसी प्रॉपर्टीज जो पीरियड के बाद खत्म हो जाए, एक जैसे आपने देखा था कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास पीरियड होते हैं, तो पीरियड खत्म और नया पीरियड आया तो प्रॉपर्टीज भी रिपीट करती है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड। अभी आएगा, टेंशन मत, आएगा, सब कुछ आएगा। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। अरे यार तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करवाते हो, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी। थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा दोस्तों, अगर सिलेबस फास्ट भगाना है तो आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, है ना। चलो, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो एक बात ही समझ में आता है कि रेडियस, रेडियस बेसिकली या तो हम लोग सर्कल के लिए यूज करते हैं या तो स्फीयर के लिए यूज करते हैं, है ना। स्फेरिकल चीजों के लिए रेडियस यूज होता है या तो फिर सर्कल के लिए यूज होता है। और एटम को हम लोग स्फेरिकल मानते हैं। एटम को हम लोग कैसा मानते हैं? स्फेरिकल, उसका शेप जो है स्फेरिकल मानते हैं। तो अगर एटम को हम लोग स्फेरिकल मानते हैं तो सीधी सी बात है, तो एटॉमिक रेडियस किसको कहेंगे? एटॉमिक रेडियस हमें वो कहना चाहिए जिसका जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस बोलना चाहिए। जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसे हमें एटॉमिक रेडियस बोलना चाहिए, है ना। तो एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन the distance the distance between the center of the nucleus, the center of the nucleus, न्यूक्लियस के बीच से, और या न्यूक्लियस से बोलो, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है, एंड द outermost shell where electron or electrons are present, electrons are present। तो ये क्या है? एटॉमिक रेडियस क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल वेयर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल? क्योंकि बोलता है किसी भी एटम में इनफाइनाइट शेल होते हैं, तो जो आउटर मोस्ट शेल जहां लास्ट में इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, न्यूक्लियस और उसके बीच के डिस्टेंस को ही आप एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्योंकि शेल तो कभी भी खत्म नहीं होता है, शेल तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है। बात समझ में आ रही है। जहां पर लास्ट जगह पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये लिख लो, लिखो सबसे पहले, लिख के करो डन। तो बोलता है हो गया सर, बात खत्म। वो छोड़ दो, 3 पॉइंट क्या लिखा है मैं बताऊंगा, आप वो भी भूल जाओ। वो क्या पॉइंट 3 लिखा है वो मैं बताऊंगा। अच्छा बोला सर हो गया ना, एटॉमिक रेडियस इतना ही तो है, एटॉमिक रेडियस इतना ही तो है, क्या प्रॉब्लम है? बात खत्म। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, ये निकाल लिया तो हमें एटॉमिक रेडियस आ गया। बोला प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेशन तो बहुत आसान है लेकिन ये फाइंड करना बहुत मुश्किल है। बोला क्यों फाइंड करना मुश्किल है? बोलता है बट the measurement of or the measure of क्लास, अभी तो क्लास किए थे, फिर क्लास क्यों कर रहे हैं? तो पापा को तो बहुत सारा क्लास होता है ना। नहीं क्लास तो लेना पड़ेगा ना बेटा।
तो भैया लोग को बोलो आप लोग मत पढ़ो पापा से, पापा दिन भर क्लास लेते, बोल दो उनको आप लोग क्यों पढ़ते रहते तुम। तो फिर देखो भैया लोग क्या बोलते हैं तुमको, पूछो कि पापा दिन भर क्लास लेते हैं, तो पापा ये पूछ रही है क्लास क्यों ले रहे हो, अभी तो क्लास लिया आपने, क्यों क्लास ले रहे हो, क्या बोलने का इसको। तो बेटा वो तो अलग दूसरे भैया लोगों का क्लास था ना, ये तो अलग भैया लोगों का क्लास है, तो इनको भी तो पढ़ना चाहिए ना। तुम्हारा क्लास हो गया ना, तुम भी पढ़िए, पढ़ाई की ना अभी। हाँ तुम्हारा एक और क्लास बचा हुआ है ना, हाँ तो तुम्हारे भी तो 3 क्लास होते हैं ना, तो भैया लोगों को भी तो बहुत सारा क्लास होगा ना। ठीक है चलो टाटा। हाँ तो भैया बच्चों के सवाल का जवाब देना चाहिए है ना, उन्हें डांट के नहीं भगाना चाहिए। चलो बट द मेजरमेंट, क्या बोल रहा है, द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस, द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट इजी। बोलता है ये तो बोल तो रहे हो आप कि न्यूक्लियस को ले लो और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, बोला भैया ये एटम मिलेगा कहां से ऐसा। बोला एक स्केल ले लो, घर से एक स्केल निकालो, एक एटम ले लो और मेजर कर लो, होगा क्या, एक एटम मिल सकता है क्या, बोलो। बात समझ में आ रही है। तो डेफिनेशन तो बड़ा आसान लगता है कि न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, बोला एक एटम ले पाना ही मुश्किल है और मेजरमेंट की बात ही छोड़ दो। बात समझ में आ रही है। हाँ अभी ठीक है, आज सुबह से क्लास ले रहा हूं, इसीलिए तो वो बोल रही है ना आके कि क्यों क्लास ले रहे हो। तो बोलता है कि ये मेजरमेंट बहुत मुश्किल है। अब सबसे बड़ी बात ये समझो, एक और प्रॉब्लम समझो। बोलता है देखो हमने जो देखा था, हमें लगा कि इलेक्ट्रॉन शेल में रहता है, तो बोलता है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कभी शेल में रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन तो सब शेल में रहता है। और जब इलेक्ट्रॉन सब शेल में रहता है, बात समझने का ट्राई करो, अगर मैं बोल रहा हूं एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, तो वो यहां से लेकर यहां पर ये एक शेल है, फिर नोडल प्लेन है, फिर एक शेल है, और फिर नोडल प्लेन है, ऐसे बहुत सारे एंटिटीज आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है। तो एस का ही बाउंड्री फिक्स नहीं है, जैसे एस का बाउंड्री फिक्स नहीं है वैसे पी का बाउंड्री भी फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी हो सकता है। तो बोला आप डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, बात समझ में आ रहा है क्या। बोलता है किसी भी एटम का जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है, और अगर बाउंड्री फिक्स नहीं है, ऑर्बिटल का शेप फिक्स नहीं है, बाउंड्री फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, तो बोलता है इसका बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, और अगर बाउंड्री डिफाइंड नहीं है तो आप एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है, बोलो। तो बोलता है मेजरमेंट एटॉमिक रेडियस विल कॉन्स्टेंटली चेंज। नहीं तो अभी उसको अगर कॉन्स्टेंटली चेंज है तो एटॉमिक रेडियस बोल के कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस हमने क्या कहा है, एटॉमिक रेडियस का हम एकदम सिंपल डेफिनेशन जो हमने 9th 10th में पढ़ा था कि भैया ये डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल है। लेकिन बोला आउटर मोस्ट शेल, एक्चुअली शेल का तो तुम कंसेप्ट लगा रहे हो बोहर के बेसिस से, बोलता है ऐसे इलेक्ट्रॉन तो रहता ही नहीं है। तो बोलता है ये कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। अब ये कैलकुलेट कर पाना मुश्किल क्यों है, अब देखो इसको ना मैं कट करके कुछ चीजों को ना ज्यादा लिखूंगा तो टाइम जाएगा, इसके लिए मैं सीधा बुक से कट कर रहा हूं। है ना, ताकि आप आसानी से फटाफट लिख पाओ। चलो मैं यहां पर अब सीधे बुक के लैंग्वेज को हम लोग यूज करेंगे, बुक के पॉइंट्स को यूज करेंगे। यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं, ये ओपी टंडन बुक में यूज कर रहा हूं, है ना। इनऑर्गेनिक के लिए जो बुक है वो ओपी टंडन, आपको अगर आपने रेफर किया थ्योरी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां तक
यहां तक देखो क्या है, यहां तक इतना लिखना है, नहीं लिखना है, इतना नहीं लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं लिखूं इसके लिए। ये बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ध्यान से समझो, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल वेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। फिर बोलता है द एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस इज नॉट इजी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब एटॉमिक रेडियस आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्या इसका कारण है? पहला बोलता है द एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो इवन एट अ डिस्टेंस, एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। बोलता है हमने ये तो कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इस जगह पे ज्यादा पाया जाएगा, प्रोबेबिलिटी इस जगह पे पाए जाने की ज्यादा है। तो सवाल ये है कि क्या ये एस इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पाया जा सकता? क्या ये एस इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पाया जा सकता? बोलता है ये कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये है, इसीलिए हम इसे एस शेल बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं भी जीरो नहीं होती है, बहुत दूर पे भी जाके आप इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, आपको ये पाया जा सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। और जब तक आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को डिफाइन नहीं करेंगे, तब तक आपको रेडियस कैसे मिलेगा? और बोलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन केवल इतने में ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कभी कभी जंप करके बाहर भी जा सकता है। तो बोलता है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्योंकि फिक्स नहीं है, इसके लिए एटम का एग्जैक्टली एटॉमिक रेडियस निकालना मुश्किल। बात समझ में आई? बोलो। सबसे पहला वो प्रॉब्लम बता रहा है कि हम एटॉमिक रेडियस क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बोलता है सबसे पहली बात, एटॉमिक रेडियस क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बाउंड्री फिक्स नहीं है। किसका बाउंड्री फिक्स नहीं है? एटम का बाउंड्री फिक्स नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जगह भी फिक्स नहीं है, वो कहीं पर भी। हाँ, अभी बता रहे हैं ना, जब प्रॉब्लम आता है तो सोल्यूशन भी आता है, वेट करो। तो बोलता है कभी भी इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की, किसी भी एक फिक्स जगह पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सर्टेन नहीं होता है। ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है। ज्यादातर इस एरिया में होगा, इसके लिए हम लोग इसको ऐसे शेल से दिखाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी बाहर भी मिल सकता है। तो बोलता है सबसे पहले इसकी बाउंड्री, एटम की बाउंड्री फिक्स नहीं। दूसरी, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एन आइसोलेटेड एटम। बोलता है एक एटम कहां से निकाल के लेके आओगे, है ना? एप्पल थोड़ी है कि एप्पल के जैसा एक एटम लेके आ गए और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लिया। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट एन आइसोलेटेड एटम। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन एटम इज अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम्स। जो अगल बगल के एटम्स है वो भी तो इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए द साइज ऑफ द एटम the size of the atom changes in going from one set of environment to another set of environment। बोलता है एक एटम जो है, एक अकेला एटम मिलता नहीं है, आप एक अकेला एटम ले नहीं सकते हो। और अगर अकेला एटम नहीं है, बहुत सारे एटम के बीच में है, तो बोलता है अगर बहुत सारे एटम के बीच में है तो ये एटम्स कैसे कंडीशन में है, मतलब ये अगर हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो बोलता है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के एटम में अलग होगा, और यही चीज को क्लोरीन के जगह ब्रोमीन कर दिया जाए तो शायद इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन जहां है उसमें उसके प्रॉपर्टीज में कुछ डिफरेंस आ जाए, है ना? अब मैं इतने सारे पॉइंट लिखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको छोटा सा नोट्स दे दूंगा। तीसरा बोलता है द साइज ऑफ द एटम इज वेरी वेरी स्मॉल एंड द ऑर्डर ऑफ इट इज 1.2 एंगस्ट्रॉम। बोलता है एटम का जो साइज है वो बहुत छोटा है, और बहुत छोटे चीज को जब आप मेजर करोगे तो थोड़ी भी गलती हो गई, थोड़ा भी अगर एरर आ गया, ह्यूमन एरर आ गया, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा, परसेंटेज एरर जो बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? परसेंटेज चेंज बहुत बड़ा आ जाएगा। तो इसके कारण बोलता है द एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ एटम कैन however be made by knowing distance between the atom in the combined state. The distance between the atoms bond length are generally measured by application of techniques such as X-ray diffraction, electron diffraction, infrared। ये बड़े बड़े नाम दिए हुए।
अब ये आपको कुछ नहीं जानना है। अब क्या मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या बोला इसने, अब आपको नोट्स क्या लिखना है वो समझना है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा था, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल where the electrons are present is called atomic radius, but the measurement of atomic radius is not easy. क्यों easy नहीं है? सबसे पहला क्या है, boundary of atom is not fixed. इसकी कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, तो कभी इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल सकता है, वही इलेक्ट्रॉन यहां भी मिल सकता है, तो मेजरमेंट मुश्किल है। दूसरा, साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा है तो थोड़ा भी एरर हुआ तो वो एरर का परसेंटेज बहुत बड़ा हो जाएगा। तीसरा क्या है, इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंजेस विथ चेंज इन इन्वायरमेंट, चेंज इन सराउंडिंग एटम कैसे हैं उस पे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदलता है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदल रहा है, मतलब एज्यूम करो कि अगर यहां पर कुछ अलग तरह के एटम है तो ये इस जगह पे रहेगा, और यही अगर सराउंडिंग बदल गया तो शायद ये इलेक्ट्रॉन यहां भी पाया जा सकता है। तो बोलता है सराउंडिंग बदल जाने से इलेक्ट्रॉन की जगह, पाए जाने की जगह बदल जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जगह बदल जाएगी तो एटॉमिक रेडियस बदल जाएगा। और फिर बोलता है इट्स डिफिकल्ट टू गेट आइसोलेटेड एटम, इट इज डिफिकल्ट टू गेट आइसोलेटेड एटम। एक आइसोलेटेड एटम मिल नहीं सकता है, तो एक एटम के लिए जो आप डिफाइन कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन और उसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लो, ये प्रॉब्लम है। तो ये 4 पॉइंट, जो इतना सारा कुछ लिखा हुआ था उसको मैंने 4 पॉइंट में, छोटे छोटे पॉइंट में लिख दिया। ये लिख के करो डन। और फिर जाते हैं, अगर ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है, ये 4 प्रॉब्लम लिख लो, फिर सोल्यूशन लिखते हैं। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंजेस विद द चेंज इन सराउंडिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझो। अभी आप रखो, आप चलो ये पहले लिख के डन करो। जय, मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या कहने का ट्राई कर रहा है। ध्यान से मैं आपको बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट ये लिख लो, लिख के डन करो, फिर मैं एग्जांपल समझाता हूं कि सराउंडिंग एटम के साथ साथ उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बदल जाती है। बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। हाँ एकदम, एटम का बाउंड्री फिक्स नहीं है, ये तो एकदम क्लियर है। एटम का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए मेजरमेंट करने पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और एक सिंगल एटम मिलना, आप बोलेगा हाइड्रोजन एटम ले लो, तो बोलता है हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो बोलता है एक एटम एग्जिस्ट नहीं करता है तो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड स्टेट में ले लो। बोलता है कंबाइंड स्टेट में मेजर कर लो। तो बोलता है अगर कंबाइंड स्टेट में समझो, हाइड्रोजन तो नहीं मिलता है लेकिन H2 मिलता है ना, H2 मिलता है, तो इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। बोलता है अब समझो, दो अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके H2 बन रहे है ना, तो अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो बोला कैसे निकालेंगे? एक सिंगल एटम तो मिलना मुश्किल है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में एटम पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट मतलब जहां पर वो बाउंडेड हो, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसको कंबाइंड स्टेट बोलेंगे ना, है ना। तो बोलता है ये समझो, जैसे हाइड्रोजन यहां पर, अब यही चीज हाइड्रोजन को जब आप हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल देखोगे और दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल HCl देखोगे, ध्यान से समझना, HCl की बात करो और दो हाइड्रोजन की बात करो,
अब बोलता है जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाता है ना, तो प्रॉब्लम कैसा होता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन की तरफ खींचा जाता है, ज्यादातर वो क्लोरीन की तरफ चला जाता है, ऐसा कुछ। आपको ये बात ध्यान से समझो, एकदम आसानी से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा। आप लोगों ने सबने पढ़ा है कि हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जानते हैं सब लोग ये बात? कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? जो बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं? एक मिनट रुकना, मैं लेके जाता हूं, प्रीवियस स्लाइड में जाता हूं। अब देखो, अगर मुझे एक सिंगल एटम तो नहीं पता है, लेकिन अगर मुझे दो एटम, मुझे ये कंबाइंड स्टेट में ये मिलता है, अगर ये मिलता है और इसके डिस्टेंस को पता कर लिया जाए थ्रू सम टेक्निक, तो वो टेक्निक्स के नाम दिए हुए थे, एक्सरे डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी और बहुत अलग अलग नाम दिया गया था। बोलता है अगर ये डिस्टेंस को पता कर लिया जाए और इस डिस्टेंस को d बोलो, तो अगर ये h है और ये h है, क्या मैं इसको कह सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन न्यूक्लियस इन द distance between the two nucleus of hydrogen atom in the hydrogen molecule, this is equal to, मान लो this is d, तो can I say atomic radius RH जो होगा वो approximately equal to d by 2 होगा, approximately d by 2 के बराबर होगा, approximately not equal। तो मुझे क्या अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएगा? अप्रोक्स वैल्यू हाइड्रोजन एटम का मिल जाएगा। कैन आई गेट अप्रोक्स वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम? तो बोलता है सिंगल एटम का आप नहीं कर सकते, जहां पर सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बोलता है वो जनरली कंबाइंड फॉर्म में होता है। कंबाइंड फॉर्म में जब होते हैं तो आप इन दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जिसमें दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है ना? अब ध्यान से समझो, बोलता है ये तो है H2। सिमिलरली बोलता है जब HCl बनता है, HCl बनता है, तो बोलता है HCl बनते समय क्या होता है, ये ना ऐसा बराबर बराबर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक आयोनिक कैरेक्टर होता है। आपको पता है क्लोरीन जो है, क्लोरीन अपने और इलेक्ट्रॉन को बहुत जोर से खींचता है। जब इलेक्ट्रॉन को वो अपने और बहुत जोर से खींचेगा तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर आप समझो तो इसका डिस्टेंस आपको कुछ अलग दिखता हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लोरीन के एटम आपको इलेक्ट्रॉन कहां तक दिखेंगे? इस जगह तक दिखेंगे। यहां पर क्लोरीन का हाइड्रोजन का एटम कहां तक दिखेगा? इसी जगह पे दिखेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो यहां तक होना चाहिए था वो बदल गया है जब अलग एटम के साथ में आ रहा है? तो सराउंडिंग बदलने पे एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदलता है। अब बात समझ में आई जय कुमार? बोलो, अब क्लियर हो रहा है? सराउंडिंग बदलने से एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में किसी तरह का चेंज आता है ना? तो बोलता है भैया ठीक है, मतलब ये यहां इस पॉइंट से ये समझ में आया कि इन प्रॉब्लम्स के कारण, जो ये 1 2 3 तीन प्रॉब्लम है जिसको मैंने 4 पॉइंट में डिफाइन किया है, ये 4 प्रॉब्लम के कारण हम लोग एटम के रेडियस को मेजर नहीं कर सकते। तो फिर कैसे मेजर कर सकते हैं? तो बोलता है देखो, आप एक आइसोलेटेड एटम नहीं ले सकते, लेकिन एटम इन अ कंबाइंड फॉर्म आप ले सकते हो, है ना? एटम इन अ कंबाइंड फॉर्म कैन बी टेकन एंड दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, है ना? तो बोलता है फिर मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो ये नेक्स्ट पॉइंट। वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस इज ब्रेकिंग, क्या करूं मैं? बोलो कल्पेश। शायद बारिश चालू हो गई। हाँ, थोड़ी बारिश चालू हो गई इसीलिए वॉइस ब्रेक हो रहा है। अब चलो, तो बोलता है मेजरमेंट कैसे करना है, सोल्यूशन क्या है इसका? देन हाउ टू मेजर, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मेजर तो करना होगा ना?
सही में आवाज नहीं आ रही है? किसी को आवाज आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? ठीक है, एक बार लॉग इन लॉग आउट करो अगर आपको आवाज नहीं आ रही। तो हाउ टू मेजर एटॉमिक रेडियस, तो इसका इसका एक्सप्लेनेशन यहां दिया हुआ है कि मेजरमेंट कैसे करेंगे एटॉमिक रेडियस की अगर ये डिफिकल्टी है। तो बोलता है द एस्टिमेटेड एन एस्टिमेट ऑफ साइज, बोलता है अप्रोक्सीमेट एन एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाना है ना, एन एस्टिमेट ऑफ साइज ऑफ एटम कैन however be made, however can be made by knowing the distance between atoms in combined state। बोलता है एक एटम, एक्चुअली एक एटम मिलना बहुत मुश्किल है और ये रेडियस आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसका मिलना आसान है। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिल गया है तो आप अप्रोक्सीमेट एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं बाय फाइंडिंग दिस डिस्टेंस एंड डिवाइडिंग इट बाय 2। d बाय 2 कर दो तो आपको एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा अगर दोनों एटम सेम टाइप के। बात समझ में आ रही है? The estimate of the size of atom can be however made by knowing the distance between atoms in combined state, है ना? तो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ को अगर डिवाइड कर दिया जाए 2 से तो क्या आपको अप्रोक्सीमेट और एस्टिमेटेड एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा? एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा, बोल दो। है ना? अब यही बोल रहा है ये जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो यहां ये पॉइंट अब समझो, आपको क्लियर आएगा। द एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ एटम कैन हाउएवर बी मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन द कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, the distance between the atom, that is bond length, are generally measured by application of technique। यहां पर टेक्निक के नाम दिए गए, such as x-ray diffraction, electron diffraction, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, etc। अब ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये बोला गया है कि हम लोग एक एटम का डिस्टेंस तो मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंबाइंड स्टेट में इनके बीच का बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और अगर बॉन्ड लेंथ मेजर हो गया तो आपको अप्रोक्सीमेट रेडियस मिल जाएगा। अब बात क्लियर हो गई? बोलो एकदम क्लियर है? एक बार थम्स अप करो अगर समझ में आ गया तो। इफ इट इज क्लियर कि हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस तो थम्स अप करो, और किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। डिफरेंट एटम्स का सब आएगा, धीरे धीरे सब आएगा। यस, डिफरेंट एटम्स का। हाँ, नोबल गैस के लिए कैसे करेंगे वो भी करेंगे कैलकुलेट, वो भी करेंगे कैलकुलेट। नोबल गैस में तो कंबाइंड स्टेट होता नहीं है, फिर नोबल गैस का कैसे निकालेंगे? वन एग्जाम्पल अभी लेते हैं ना, सारे एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। अब सीधी सी बात है, सर इज देयर पॉसिबल ओनली फॉर बॉन्ड बिटवीन सेम टाइप? नो, इट इज। अब वही बोल रहा है कि हाउएवर द बॉन्ड बिटवीन the bond length, और वो बोलता है however the bond length changes with different type of bonding also। अब देखो, कभी कभी हमारे पास बहुत तरह के बॉन्ड भी होते हैं। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है आयनिक बॉन्ड,
फिर होता है मेटालिक बॉन्ड, मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड होते हैं। क्योंकि बॉन्ड्स चेंज होते हैं तो डेफिनेटली जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बदलता जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, और सोडियम के साथ ये आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है और आयनिक बॉन्ड भी बनाता है। तो बॉन्ड लेंथ बदलेगा जैसे 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 बॉन्ड बिटवीन द एटम्स बदलेंगे। अब समझ में आ रहा है कि हमने कहा सबसे पहले देखो, हर एक सोल्यूशन को हम ढूंढ रहे हैं। आप ऐसे ना पढ़ने के टाइप से मत पढ़ो, आप सोचो कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली आपके पास पहली बार ये सिचुएशन आया कि भैया आपको एक एटम का बॉन्ड लेंथ मेजर करना है, तो आप ऐसे सोचोगे चलो एक एटम ले लेंगे, उसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को मेजर कर देंगे। सबसे पहला आपका प्रॉब्लम आएगा एक एटम को मिलता नहीं है, एक एटम लेने जाओगे तो मुश्किल है, एक एटम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोला चलो ये एटम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं Cl H2 ले लेते हैं। तो बोलता है ठीक है, अगर H2 यहां मेजर कर रहे हो तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा, जबकि आप HCl के साथ मेजर करोगे तो HCl के साथ जब मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस अलग आएगा, अब इसको आप d/2 तो नहीं कर सकते हो ना, तो ये तो पूरी तरह से गलत होगा क्योंकि ये काफी बड़ा है और आपने बोल दिया दोनों का साइज बराबर है, तो ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अब बोला सर ठीक है, हाइड्रोजन H2 बनाता है लेकिन बेरिलियम थोड़ी ही B2 बनाता है, बोरॉन थोड़े B2 बनाता है, हमें जनरली नॉन मेटल H2 Cl2 Br2 मिलता है। अब कार्बन थोड़ी C2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो फिर कार्बन का कैसे मेजर करेंगे, ये सवाल है। बोला कोई ऐसा सोच सकता है कि सर आप अलग अलग एटम्स ले ही क्यों रहे हो, एक ही तरह के एटम ले लो ना। तो बोला अगर एक ही तरह के एटम ले लो तो कार्बन C2 तो बनता नहीं है, तो फिर कार्बन का बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर? तो बोलता है होमो एटॉमिक हर बार एक जैसे एटम से मॉलिक्यूल बना हुआ रहे और आप मेजर कर सको, ये कुछ ही एटम के लिए पॉसिबल है, हर एटम के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर हमें हर एटम का बॉन्ड लेंथ चाहिए तो बोलता है ये तो तरीका जो है वो सही तरीका नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई सोच सकता था ना सर हाइड्रोजन मिल गया तो आपको अप्रोक्सीमेट लेंथ मिल गया ना, आप क्यों सोडियम और हाइड्रोजन के बीच पे जा रहे हो? तो बोलता है फिर बताओ सोडियम का कैसे मेजर करोगे, सोडियम मेटल के बीच में रहता है, सोडियम एटम के Na2 नहीं बनाता है, सोडियम थोड़ी NO2 के फॉर्म में रहता है। तो बोलता है सोडियम कैसा रहता है, तो बोलता है सोडियम मेटालिक बॉन्ड बनाता है, वो मेटल क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, ऐसे रहता है। तो बोलता है यहां पर जो बॉन्ड होता है उसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड है? तो बोलता है नहीं, ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम लोग जो मेटल को एक दूसरे को के साथ पकड़ के रखता है जो बॉन्ड, उसको हम लोग मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। अब हमें पता है क्योंकि बॉन्ड अलग अलग तरह का है तो रेडियस भी अलग अलग तरह का है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? तो सबसे पहले आप देखो, आप फिर से आते हैं, देखो यही सारी बातें ना थोड़ा जब डिटेल में समझोगे तो आपको आपको फिर समझ में आएगा कि एक्चुअली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने स्टार्ट कैसे किया, बोला हमें पढ़ना था एटॉमिक रेडियस, तो स्टार्ट किया और बोला एटॉमिक रेडियस भैया दुनिया का हम तो 9th 10th हर जगह पे पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो एटॉमिक रेडियस होता है न्यूक्लियस और शेल के बीच का डिस्टेंस, आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस। बोला शेल के टर्म्स में बात ही मत करो क्योंकि शेल कोई ऐसा चीज है ही नहीं। शेल जो है, आ रहा हूं प्रीवियस स्लाइड में, आ रहा हूं, एक मिनट वेट करो। शेल ऐसा कोई चीज है नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबशेल में होते हैं और सबशेल का बाउंड्री फिक्स नहीं है, एटम का कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है, इसीलिए आप ये डिस्टेंस को निकालना आपके लिए इम्पॉसिबल। बोलता है डेफिनेशन तो बड़े आसानी से लिख देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल वेयर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हम उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिखना आसान है लेकिन बोलता है ये मेजरमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी बाउंड्री कोई फिक्स नहीं है, एक आइसोलेटेड एटम नहीं ले सकते, इसका साइज जो है वो बहुत छोटा है, आप ऐसे मेजरमेंट कर नहीं पाओगे इसको।
और जैसे जैसे एटम्स के सराउंडिंग बदलते हैं वैसे वैसे उसका रेडियस भी बदलता है, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदलता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जहां इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ना एक पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्लाउड की तरह लेते हैं, धुएं की तरह लेते हैं, स्मोक की तरह लेते हैं, है ना, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पॉइंट, रादर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मोक की तरह लेते हैं इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टर्म यूज करते हैं, है ना। तो बोला, फिर बोला ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम है तो बोला क्या एटॉमिक रेडियस हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं क्या? बोला नहीं, ऐसा किसने कहा? बोलता है एटम अकेला नहीं मिलता है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में एटम मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो बोला सर चलो हाइड्रोजन के बीच का जो H2 के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है उसको मेजरमेंट कर लिया डिफरेंट टेक्निक से और उसको 2 से डिवाइड किया तो हमें रेडियस मिल जाएगा हाइड्रोजन का। बोला हाँ बहुत आसान है। उसी तरह अगर दो क्लोरीन एटम है तो दो क्लोरीन एटम के बीच का क्लोरीन एटम जो क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है Cl2 बन रहा है, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करके बाय 2 कर देंगे तो यहां पर भी क्लोरीन का रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो बोलता है ये तो क्या सबके लिए वैलिड है? बोलता है नहीं, क्योंकि सब कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाए ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जैसे कार्बन हो गया, बोरॉन हो गया, बेरिलियम हो गया, वो तो डाई मॉलिक्यूल नहीं बनाते। फिर उन केस में कैसा करोगे, उस केस में कैसा करोगे? तो बोलता है वैसे केस में आपको बॉन्ड लेंथ से अगर निकालना है तो बोलता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड लेंथ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसके लिए एटॉमिक रेडियस भी जो है वो अलग अलग जगह पे कैलकुलेट होगा और उसका वैल्यूज अलग अलग आएगा। तो यहां पर क्या दिखाया गया है, क्या लिखा गया है? एन एस्टिमेट ऑफ साइज ऑफ एटम कैन बी हाउएवर मेड बाय नोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द एटम इन द कंबाइंड स्टेट। द एटम इन द कंबाइंड स्टेट में आप निकाल सकते हो, उसका एप्लीकेशन यहां पर दिया गया है। फिर बोला गया है हाउ एवर, यहां पर क्या बोलता है? हाउ एवर, however 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 bond length however bond length however bond length changes with however bond length changes with different type of bonding, different type of bonding। जैसे जैसे बॉन्डिंग बदलता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बदलता है। अब इसका एग्जांपल मैंने दिया है, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, तो आयनिक रेडियस अलग रहेगा, कोवेलेंट रेडियस अलग रहेगा, है ना। तो वही एटम का रेडियस अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मिल सकती है ना। मेटालिक रेडियस सोडियम का अलग रहेगा, आयनिक रेडियस अलग रहेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि एक ही चीज अलग अलग तरह के कंपाउंड बना सकता है। एक सेम एटम कोवेलेंट भी बना सकता है, आयनिक भी बना सकता है और अलग अलग तरह के बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर आपको जो रेडियस मिलेगा वो भी अलग अलग तरह के मिलेगा। तो इसी बात को यहां कहा गया है, हाउएवर बॉन्ड लेंथ चेंजेस विद द चेंज इन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। However, bond length changes with the different type of bonding. Different type of bonding. There are three types of atomic radius. There are three types of radius commonly used. There are three types of radius commonly used. तो तीन तरह के रेडियस आते हैं। कौन कौन से वो रेडियस है मैं यहां पर लिख देता हूं, वो तीनों टाइप में यहां लिख देता हूं। पहला है कोवेलेंट रेडियस, पहला है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है क्रिस्टल और मेटालिक रेडियस, और मेटालिक रेडियस, और तीसरा है वैन डर वाल रेडियस।
वेंडर वॉल्स रेडियस। ये 3 तरह के रेडियस होते हैं। अब ये 3 तरह के रेडियस क्या है और क्यों आए हैं, हम इस पे बात करेंगे। पहले लिख लो और करो डन। बोलता है क्योंकि एटम्स जो हैं या एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग तरह के बॉन्ड बनाते हैं, तो आपको अलग अलग तरह के रेडियस सुनने को मिलेंगे। वो 3 तरह के जो रेडियस है वो है कोवेलेंट रेडियस, क्रिस्टल और मेटालिक रेडियस, एंड तीसरा वेंडर वॉल रेडियस, है ना। अब तीनों को एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, व्हाट इज मेटालिक रेडियस, एंड व्हाट इज वेंडर वॉल रेडियस। अब यहां आपका सारा जवाब आएगा, सर अगर नोबल गैस रहेगा तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए कौन सा रेडियस निकलेगा, क्योंकि कोवेलेंट या मेटालिक फॉर्म में तो रहता नहीं है, तो वो वेंडर वॉल रेडियस निकलेगा, है ना। सब कुछ आएगा आपको। डन करते जाओ फास्ट। हाँ, आयनिक रेडियस इसके अलावा आएगा। आयनिक रेडियस भी होता है, वो चौथा टाइप का रेडियस आएगा। चलो, फोर्थ इज आयनिक रेडियस, वो अलग से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। आयनिक रेडियस भी होता है, वो आयनिक बॉन्ड बनाते समय आयनिक रेडियस होता है, तो हम उसको अलग से पढ़ेंगे। ये 3 को एक साथ पढ़ते हैं और फिर आयनिक रेडियस को अलग से पढ़ते हैं। बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ आगे। R इज इक्वल टू डी बाई टू बॉन्ड लेंथ रेडियस का फॉर्मूला है क्या? हाँ, बॉन्ड लेंथ अगर पता है तो उसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो रेडियस मिल जाता है। लेकिन रुको, अभी रुको। अब देखो, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, ध्यान से समझो। कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस का डेफिनेशन क्या है? कोवेलेंट रेडियस is defined as, covalent radius is defined as half of the distance, half of the distance between two nuclei, between two nuclei of two like atoms bonded together by a single covalent bond. क्या बोल रहा है? इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस। उसको SBC भी बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए SBC, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, ऐसे नाम लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, SBC, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। SBCR भी बोल सकते हो आप, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलता है? व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस? कोवेलेंट रेडियस, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस क्या होता है? Single bond covalent radius is defined as half of the distance between the two nuclei of like atom bonded together by single covalent bond. अब ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लोगों को लग रहा होगा सर ये क्यों आपने यूज किया है सिंगल कोवेलेंट? बात समझो, बात समझो। हमें पता है नाइट्रोजन जो होता है वो बेसिकली 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। एक बात समझना, अब एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया ये हमारे पास 2 नाइट्रोजन एटम है और 2 हाइड्रोजन से वो जुड़े हुए, तो अगर मैं इसका कोवेलेंट रेडियस निकालू,
ध्यान से समझना, इसका कोवेलेंट रेडियस निकालो। ये क्या होगा, इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच का, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको अगर d/2 करूं तो मुझे रेडियस मिल जाएगा, है ना। अब मुझे पता है कि नाइट्रोजन आपस में भी ट्रिपल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ N2। नाइट्रोजन आपस में N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जब नाइट्रोजन आपस में N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ट्रिपल बॉन्ड बना के, उस टाइम पे जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है, याद रखना एक सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। जितने ज्यादा आपस में बॉन्ड बनेंगे वो उतना क्लोज आ जाता है, और इसका जो डिस्टेंस मिलेगा वो बहुत छोटा मिलेगा। तो दोनों सेम टाइप के एटम हैं, लेकिन यहां जो d/2 मिलेगा, आप इसको नाइट्रोजन एटम के रेडियस के बराबर नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बना है। इसीलिए वो ये बोल रहा है कि जब कभी एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस निकालना है आपको, तो क्या लेते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस of two like atoms bonded together by single covalent bond। याद रखना, जैसे जैसे बॉन्ड बिटवीन एटम्स बढ़ता है, अगर दो चीजें एक ही एटम के बीच में, ध्यान से समझो, इस बात को समझा रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे डबल बॉन्ड आता है, यह बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है, और दोनों के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो और भी छोटा होता है। तो बॉन्ड लेंथ इवन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमें एग्जैक्टली एस्टिमेटेड साइज कहां से अच्छा मिलेगा, एस्टिमेटेड साइज हमें कहां से मिल सकता है, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा बेटर साइज मिलेगा। इसीलिए हम लोग सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस को यूज करते हैं कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये वर्ड जो यूज हुआ है, ये जो वर्ड यूज हुआ है कि what is, it is defined as half of the distance between two nucleus of two like atom bonded together by single covalent bond। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस, डबल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस एंड ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस हमेशा से एक दूसरे से अलग रहेंगे, भले वो सेम एटम के लिए हो। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस काफी बड़ा होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होता है। जैसे जैसे दो एटम के बीच में ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, वो क्लोज आने लगते हैं, और जब वो क्लोज आने लगते हैं तो उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो छोटा होने लगता है। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? इज इट क्लियर? लिख लो इसको, लिख के करो डन। तो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो क्या होता है, d इज इक्वल टू r इज इक्वल टू d/2, है ना। और ये बेसिकली कब निकालते हैं हम लोग, होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दोनों एटम सेम। तो बोलता है अगर सर होमो एटॉमिक ना होके हेट्रो एटॉमिक हो तो क्या करेंगे? सर इज इट as bond increases the distance between the two nucleus goes on decreasing। हाँ, bond length जैसे बढ़ता है वैसे वैसे distance between the two nucleus decreases। yes, ठीक है। हाँ, बाय बाय कर दे वेदांत, हो गया, थोड़ा 2 मिनट फिर भी पढ़ाऊंगा, तो पहले से ही टाइप करके रखता है। हाँ, चलो, सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस होमो एटॉमिक के केस में समझ में आ गया। अब दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, एक तो होमो एटॉमिक मिलता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। अब सेम काइंड ऑफ एटम है तो इतना तो याद रख लेना कि सेम काइंड ऑफ एटम जो है
तो उसमें एग्जैक्टली मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, बाई 2 ही आएगा, है ना। d/2 कर दो तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो r जो होगा वो d/2 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बोलता है हेट्रो एटॉमिक में आप ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि दोनों एटम के साइज अलग अलग रहेंगे। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, molecules made up of different kind of atoms, molecules made up of different kind of atom, different kind of atoms, जैसे कि HCl, जैसे कि HCl, HBr। तो बोलता है इस केस में क्या करेंगे, तो ये केस में कैसे निकालेंगे कल हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। हेट्रो मतलब अलग, है ना, हेट्रो मतलब अलग, होमो मतलब सेम, है ना, होमो मतलब सेम टाइप, हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप। तो हेट्रो एटॉमिक के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और कल कोवेलेंट रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, कल पूरा एटॉमिक रेडियस ट्राई करेंगे, कल और परसों में खत्म हो जाए, है ना। चलिए, तो आज का क्लास यहां बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सस्पेंस में प्रॉपर्टीज को छोड़ के जा रहा हूं, नहीं नहीं, अरे कोई सस्पेंस नहीं है, सब क्लियर होगा कल। चलो, थैंक यू वेरी मच।